आप सभी व्यूअर्स का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमिडिएशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो बेस लाइन लेनी है वो कब लेंगे, बेस लाइन कितने नंबर का होगा, साथ ही जानेंगे कि बेस लाइन के बाद जो उपचारात्मक शिक्षण करवाना है उसका टाइम टेबल किस प्रकार से बनेगा। साथ ही हम जानेंगे कि जो बेस लाइन लेंगे उसका ऑफलाइन रिकॉर्ड हम किस प्रकार से रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, किस प्रकार से हम इसका रिकॉर्ड संधारित करेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि बेस लाइन के बाद विद्यार्थियों का समूह 1 और 2 का निर्धारण किस प्रकार से होंगे, इसके क्या नियम है। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये रेमिडिएशन प्रभारी में को क्या क्या कार्य करने हैं। ये वीडियो कक्षा 3 से 8 पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों और रेमिडिएशन प्रभारी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को सभी कक्षा 3 से 8 पढ़ाने वाले शिक्षकों के साथ और रेमिडिएशन प्रभारी के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में आने वाले बेल आइकन को ऑन करें ताकि एजुकेशन रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट से आप हो पाएंगे अपडेटेड। तो आइए चलते हैं, देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित बेस लाइन टेस्ट के कितने नंबर है, कितने प्रश्नों को क्या रहेगा नियम। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो हमारी कक्षा 3 है उसमें जो सब्जेक्ट इंग्लिश है उसमें टोटल बेस लाइन के 15 क्वेश्चन हैं, जिसमें से अगर बच्चा 9 या 9 से अधिक सही कर लेता है यानी कि 60% क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूँ कि क्वेश्चन, यहाँ प्रश्नों की संख्या है और प्रश्नों के सही उत्तरों से ही ग्रुप का निर्धारण है, नंबरों का कोई इसमें रोल नहीं है। अगर बच्चा 15 में से 9 क्वेश्चन सही करता है या 9 से अधिक सही करता है तो ग्रुप 1 यानी समूह 1 में जाएगा, और अगर वो 9 से कम करता है तो वो समूह 2 में जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे कक्षा 3 की मैथ में 20 प्रश्न है, 20 में से अगर वो 12 प्रश्न या 12 से अधिक सही करता है तो समूह 1 में, और 12 से कम करता है तो समूह 2 में। इसी प्रकार कक्षा 3 की हिंदी में 15 प्रश्न है, 15 प्रश्न के लिए 9 क्वेश्चन सही करने हैं समूह 1 के लिए, और 9 से कम है तो समूह 2 के लिए। इस प्रकार से आप पूरा टाइम टेबल यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कक्षा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के लिए आप इसे लिख लें या आपके पास रिकॉर्ड में स्क्रीनशॉट लेके रख लें। इसी प्रकार से हमें बच्चों का समूह 1 और समूह 2 निर्धारित करना है, प्रश्नों के आधार पर है, तो इसे एक बार आप जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उपचारात्मक समय सारणी किस प्रकार से बनानी। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उपचारात्मक समय सारणी के लिए निर्धारित है कि जो सोमवार और मंगलवार का जो पहला पीरियड है उसमें हमें बच्चों का पुनः शिक्षण करवाना है। पुनः शिक्षण जो शनिवार को हम 5 दिन पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो शनिवार को रचनात्मक आकलन करेंगे, उसके आधार पर जो बच्चे जिस दक्षता में समस्या महसूस करते हैं, दिक्कत महसूस करते हैं, उनका पुनः शिक्षण सोमवार और मंगलवार को पहले कालांश में करवाना है। बाकी दिन उपचारात्मक शिक्षण वर्कबुक आधारित दक्षताओं पर चलता रहेगा। साथ ही 7वां पीरियड इस बार रीडिंग पीरियड रखा गया है। इसमें बच्चों की धारा प्रवाहता पढ़ने के लिए सभी बच्चों का रीडिंग पीरियड रखा गया है, और इसमें बच्चों को रीडिंग करवानी है, रीडिंग का अभ्यास करवाना है। इस प्रकार से इसको समय सारणी को हमें उपचारात्मक समय सारणी को सभी कक्षों में भी लगानी है, साथ ही संस्था प्रधान के पास भी एक रहेगी और स्टाफ रूम में भी रहेगी। इस प्रकार के इसमें आगे निर्देश दिए हुए हैं। अब आगे देखेंगे कि बेस लाइन रजिस्टर या जो हमने बेस लाइन पे टेस्ट लिया है उसको हम किस प्रकार से रिकॉर्ड में, ऑफलाइन हमारे पास इसे रखने के निर्देश प्राप्त हुए, तो ऑफलाइन हमें किस प्रकार से रखना है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो जिस आदेश के तहत हम ये बात कर रहे हैं उस आदेश का हवाला इसमें दिया हुआ है कि जो विस्तृत अकादमिक दिशा निर्देश 7/8/2024 के अंतर्गत कक्षा 3 से 8 के लिए जारी अकादमिक प्लान के अंतर्गत विगत कक्षा दक्षताओं की ट्रैकिंग है, तो 3 से 8 के विद्यार्थियों की वर्कबुक आधारित बेस लाइन आकलन लेकर विद्यार्थियों का प्रदर्शन जो रहा है उसका रिकॉर्ड संधारण किया गया है। आप देखेंगे सबसे पहला कॉलम क्रमाक्षर का प्रवेशांक, फिर विद्यार्थियों का नाम है, फिर हिंदी, इंग्लिश और गणित की हमने भाग किए हुए हैं। इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि कक्षा में जो दक्षता आधारित आधार रेखा मूल्यांकन किया उसका, जिसमें आप हिंदी में देखेंगे कि कक्षा 3 का है ये, तो इसमें हिंदी में 15 प्रश्न है, उनमें से बच्चों ने कितने सही किए। अगर वो 9 या इससे ऊपर सही करता है तो पीछे समूह का है तो समूह 1, 2 1 लिख देंगे, और 9 से कम कर रहा है तो समूह 2। अगर 20 प्रश्न है तो 20 में से अगर वो 12 सही कर रहा है, 12 प्रश्न, तो उसको समूह 1 में लिखना है, और 12 से कम है तो समूह 2 में। इस प्रकार से हमें इसको रिकॉर्ड में रखना है। आगे देखेंगे कि समूह 1 और 2 के, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी 60% से अधिक प्रश्न वो सही कर लेता है तो समूह 1 में, और अगर वो 60% से कम अंक या कम प्रश्न सही कर पाता है तो समूह 2 में हमें रखना है। साथ ही आप देखेंगे क्या आपको बच्चे का निर्धारण होने के बाद यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। इसके लिए अगर आप कहेंगे तो अलग से एक टिप्पणियों की वीडियो बना देंगे, जिसे आपके कहने पर ही बनाएंगे। पुरानी बहुत सारी वीडियोस पहले से ही आपको उपलब्ध हो चुकी होगी। आप देखेंगे कि असेसमेंट आयोजन करने के बाद शिक्षक वर्कबुक में दिए गए असेसमेंट के अंत में छात्र के प्रदर्शन रिकॉर्ड के बारे में प्रदर्शन के अनुसार छात्रों का समूहीकरण करेंगे। तो आप यहाँ पर हमने बता दिया कि समूह 1 में कौन से बच्चे आएंगे और समूह 2 में कौन से बच्चे आएंगे। आगे देखेंगे आपकी रेमिडिएशन प्रभारी के क्या क्या कार्य हैं। तो यहाँ पर रेमिडिएशन प्रभारी के कार्य स्पष्ट दिए हुए हैं कि रेमिडिएशन प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित सभी संचार एवं पत्र इत्यादि सभी शिक्षकों के साथ साझा किए जाएं। उपचारात्मक शिक्षण के दिशा निर्देश, पिटारा का उपयोग, शिक्षक के पीटीएम के संचालन और अन्य जो भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यदि से स्वयं भी अच्छी तरह से परिचित हों और अपनी संस्था के समस्त अध्यापकों को भी इसके उपयोग के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही आप देखेंगे कि जो सभी
शैक्षिक दिशा निर्देशों से परिचित कराएं सभी शिक्षकों को। साथ ही उन्हें वर्कशीट चयन, सुधार, वर्कबुक उपयोग, विद्यार्थियों की पढ़ने की प्रभावशीलता यानी रीडिंग फ्लुएंसी जो 7वें पीरियड में हमें करवानी है, और प्रबोधन क्षमता जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उनको पढ़ने की धारा प्रवाहता के बारे में जानकारी देनी है कि किस प्रकार से 7वें पीरियड में इसका आयोजन करना है और किस प्रकार से इसकी कक्षाएं चलानी है। इस सारी चीज़ों की जानकारी रेमेडिएशन प्रभारी को अपने विद्यालय के शिक्षकों तक पहुंचानी है। साथ ही कक्षाओं में गतिविधियां आधारित शिक्षण के उपयोग के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है रेमेडिएशन प्रभारी को। ये महत्वपूर्ण कार्य रेमेडिएशन प्रभारी के लिए निर्धारित किए गए हैं। आप देखेंगे कि जो एकेडमिक गाइडलाइंस 24-25 आई, इसमें अक्टूबर तक जो करने हैं स्कूल की जो मुख्य प्राथमिकताएं होनी है वो आप देख पाएंगे, जिसमें आप देख पाएंगे सबसे पहला है कि टाइम टेबल। इसमें हमने जो आपको बताया उपचारात्मक टाइम टेबल, ये प्रत्येक विद्यालय की समय सारणी प्रदर्शित करनी चाहिए जो एचएम प्रिंसिपल कक्ष में भी होगी, स्टाफ कक्ष में भी होगी, प्रत्येक कक्षा कक्ष में भी इसे लगाना है। साथ ही हर शनिवार को फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन लेना है और समय सारणी के अनुसार जो पहला पीरियड सोमवार और मंगलवार को रीटीच का रखा गया है, उसमें उसका जो समस्याओं में आ रहा है उसका समाधान करना है विद्यार्थियों का पुनः शिक्षण करवाकर। आप देखेंगे रेमेडिएशन की जो समय सारणी के अनुसार कक्षा 3 से 8 के पहले सत्र में उपचारात्मक अवधि है। शिक्षण महत्वपूर्ण दक्षताओं पर का जो निर्धारण है वो डाटा के आधार पर उसके स्टाफ विंडो पर सारी चीज़ें आ रही हैं, वहाँ पर दक्षताएं भी है, उसके हिसाब से वो वर्कबुक के पेज जब तक वर्कबुक नहीं पहुँचती वर्कशीट वहाँ से डाउनलोड करके बच्चों तक वितरित करनी है। आप देखेंगे इसमें रीडिंग के अंतर्गत विद्यार्थियों को पढ़ने की प्रवाहता बढ़ाने के लिए दैनिक पढ़ने का समय निर्धारित है। वह समय कक्षा 1 से 8 के लिए जो 7वां पीरियड है वो निर्धारित किया गया है। ये पुस्तकालय अवधि से अलग है। इस प्रकार से संपूर्ण उपचारात्मक शिक्षण का ये प्रोग्राम आपके सामने हमने साझा किया। उम्मीद करते हैं वीडियो महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।